तो आज हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पढ़नी है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं हम। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती क्या है, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कौन सी अप्रोच लगा के इसको डायग्नोज करना है और कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है, वो सारा इसमें आएगा। आगे आगे अगली स्लाइड में अगर जाएं हम, तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द मेटाबॉलिक सिंड्रोम is also known as syndrome X, insulin resistance syndrome, consists of constellation of metabolic abnormality that confer increased risk of cardiovascular diseases and diabetes mellitus. Mostly diabetes mellitus type 2 हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो कह रहा है क्या चीज़ है, एक सेट ऑफ अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज, जो क्या करती हैं बाद में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी काज करती हैं और डायबिटीज टाइप 2 भी काज करती हैं। तो अदर नेम इसके क्या हैं, इसको सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, बियर बैली सिंड्रोम भी कहते हैं, रिवन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब अगर इसकी आप पूछना चाहेंगे कि सिंड्रोम एक्स क्या होती है, इसमें एक क्लस्टर ऑफ अबनॉर्मलिटी होती हैं, जिसमें हाई जो है आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिसकी वजह से हाई इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिससे ग्लूकोज कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम और इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है और वो ज़्यादा अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ज़्यादा कर रही होती है। तो बाद में इसके जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट हो जाएगी अगेंस्ट हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो वो सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर देती। बहरहाल इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। दूसरी है क्या है कि कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है, और ये इसमें इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट हो जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट आएंगे। डायबिटीज टाइप 2 हो जाएगी, इसके अलावा हाइपरटेंशन हो जाएगी, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी और हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों डिजीजेज होती हैं और इनकी वजूहत क्या है। फिर आगे कहते हैं डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि ये भी इसी तरह मैं कह रहा हूँ, एक ही जो है ना डिजीज के ये डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो डायबिटीज टाइप 2 हो जाती है, इसमें भी हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई और दूसरी से जो है ना सिम्टम्स आएंगे। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, उसमें भी ये टाइप 2 डायबिटीज में कह चुका हूँ कि वो हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सारा कुछ नहीं होता है। अब ये बियर बैली सिंड्रोम क्या होती है, इसमें आपके बैली एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैट की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, और वो जो बैली का साइज है वो बढ़ जाता है, एप्पल शेप हो जाती है बैली या बियर शेप हो जाती है। तो इस वजह से इसको बियर बैली सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर है रीवन सिंड्रोम। रीवन सिंड्रोम में क्या है, ये रीवन सिंड्रोम जो है ये भी कुछ इसी तरह के
काजेज करती है। इसमें भी कलेक्शन ऑफ बोथ नॉन लिपिड एंड लिपिड रिस्क फैक्टर ऑफ मेटाबॉलिक रीजन आ जाते हैं, यानी कि इसमें भी ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी, और जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं। इसमें से अगर 3 भी फीचर हैं, इन 5 फीचर में से अगर 3 भी फीचर हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है गिवन पर्सन को। ठीक है, अगर इन 5 फीचर में से 3 फीचर अगर एक पर्सन के अंदर हों, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। पहला है विजुअल ओबेसिटी, यानी कि मोटापा हो जाएगा। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल, ये इसका जो है वो लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है जी, ये कम हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट आ जाएगी बॉडी के अंदर। इसके अलावा हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हो जाएगा और हाइपरटेंशन। एक और चीज इधर मेंशन नहीं है, वो है हाई एलडीएल लेवल। ठीक है, इसमें तो लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन है, इसका लेवल कम हो जाता है। एक दूसरी प्रोटीन है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका लेवल हाई हो जाता है। ये एक और इधर आपने करना है। ठीक है, अब इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि जो सीरीज ऑफ चेंजेस हैं वो किस तरह आती हैं। ठीक है, the prevalence of the metabolic syndrome varies around the world in the part of reflecting the age and ethnicity of the population studied and the diagnosis criteria applied। अब एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी होती है कि एक कैटेगरी ऑफ पीपल होती है जो एक दूसरे को पहचानते हैं और एक एरिया में रहते हैं। ठीक है, और उसमें कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन नेसेसिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, और सोसाइटी एक ही सोसाइटी में रह रहे होते हैं, कल्चर, नेशन और सोशल ट्रीटमेंट विद इन देयर रिजाइडिंग एरिया, वो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं, उसको हम एथनिसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि एक ही एरिया के होते हैं और एक ही रेस के अंदर होते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इसमें एज और एथनिसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसको ये डील कर रही होती है। In general, the prevalence of the metabolic syndrome increased with age। ये जब एज बढ़ती जाएगी, इसके रिस्क फैक्टर ज्यादा होते जाएंगे। The highest recorded prevalence worldwide is among Native American। ये अमेरिकन में सबसे ज्यादा होती है, with nearly 60% of the women age 45 to 49 and 45% of the men age 45 to 49। इसका मतलब है इसकी प्रेवलेंस वोमेन के अंदर ज्यादा है अमेरिका के अंदर एज कम्पेयर टू मैन। और इसका एक वजह भी है कि जो फीमेल्स हैं उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही होती। इसके अलावा और इसके क्या इंक्रीज इन वेस्ट सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब क्या है? उनकी बेली के अंदर फैट की डिपोजिशन ज्यादा होगी हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया की वजह से, तो उनकी वेस्ट का साइज जो है बढ़ जाएगा among women, whereas increase fasting प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल। यानी कि फास्टिंग अगर आपने 8 से 12 आवर की फास्टिंग की हुई है, उसमें भी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आ रहे हैं। रिडक्शन इन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और जो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, आर मोर लाइकली इन मैन। ये आप दे सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। उसने बताया कि ये जो वेस्ट है इसका साइज बढ़ जाता है नॉर्मल से, तकरीबन ये नॉर्मल अगर 40% है तो ये 60% तक जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैन और वोमेन का कंपैरिजन बताया गया है कि मैन में किस तरह बढ़ता है और वोमेन, मैन जो है उसको उसने
ब्लू शो किया है, और वोमेन को रेड, खतरे का साइन है वोमेन जो है, उसको उसने रेड से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये मैन के अंदर ज़्यादा बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो ये फीमेल के अंदर ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। इसी तरह ब्लड प्रेशर देखें तो वो मेल के अंदर ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ग्लूकोज का लेवल मेल के अंदर ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें ना, मर्दों का वेस्ट साइड 45% बढ़ जाता है, ठीक है, और फीमेल का 62% बढ़ जाता है। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो बढ़ जाते हैं नॉर्मल से। ये जो है नॉर्मल परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटेज शो की हुई है इस ग्राफ में। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? मैनी कंपोनेंट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर एसोसिएटेड विद सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है कि बैठे बैठे कोई काम करना, ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करना, उसको हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। For example, compared with the individual who watch television or video or use the computer less than 1 hour daily, those who do for more than 4 hours daily have a two-fold increased risk of metabolic syndrome। यानी कि जो 1 घंटा या 1 घंटा से कम देखते हैं उनमें 2 टाइम रिस्क कम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, लेकिन जो 4 घंटे देखते हैं उनमें 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 गुना बढ़ जाता है रिस्क जो डिजीज होने का मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। Overweight and obesity, central adiposity is a key feature of syndrome। यानी कि ये जो सेंट्रल बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें जो है वो फैट ज़्यादा। सेंट्रल adiposity is the accumulation of fat in the lower torso around the abdominal area। abdominal area के अंदर फैट की डिपोजिशन ज़्यादा होती है, ठीक है। Is a key feature of a syndrome, and the syndrome prevalence reflects the strong relationship between the waist circumference and increasing adiposity। यानी कि adipose level भी ज़्यादा हो जाता है। However, despite the importance of obesity, patients who are normal weight may also be insulin resistant and may be द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिनका नॉर्मल वेट भी हो सकता है उनको भी हो सकती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लेकिन उनको इतने सीवियर इफेक्ट नहीं आते। तो ये हम जो किसी बंदे को देखना है कि वो अंडर वेट है या हैवी वेट है, तो उसको हम देखने के लिए फिर क्या करते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है कि जो बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या है? वेट मल्टीप्लाई बाय वेट्स इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 703 डिवाइडेड बाय हाइट इन इंचेस, ठीक है, इंचेस के। तो इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। या दूसरे फार्मूले में वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी की हाइट है, मैं लेट्स सपोज कि मेरी है 1.8, तो जितना वेट है अगर आप 70 को 1.8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा उसका। तो अगर आप 70 को 1.8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो किसी भी पर्सन का, यानी कि जो 70 केजी जिसका वेट है और उसका जो मीटर में साइज है वो 1.8 है, ठीक है। तो उसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो 70 को उसके स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जिनका 18.5 से कम होता है वो अंडर वेट होते हैं, जिनका 18.5 से 24.9 तक है वो नॉर्मल वेट है। इसी तरह 25 से 29.9 है किसी का तो वो ओवर वेट है। इसी तरह 30 या उससे ऊपर है तो उसको हम वेरी ओवर वेट कहेंगे। तो ये आप हर कोई आप अपना आज बॉडी मास इंडेक्स निकालेगा, अपना वेट करेगा, उसका कितना वेट है, फिर वो देखेगा उसकी मीटर में कितनी हाइट है, उसका स्केयर लेके वो वेट से डिवाइड कर देगा, तो वो आ जाएगा आपके पास क्या? बॉडी मास इंडेक्स।
ये कुछ लोगों के बॉडी मास इंडेक्स जिनका साइज फीट में दिया हुआ है, ठीक है, हाइट जो है फीट के अंदर दी हुई है, और ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये जो आपको ग्रीन एरिया दिखाया गया है ये हेल्दी इंडिविजुअल है, नॉर्मल बॉडी वेट है, और ये जो ब्लू है ये जो है अंडरवेट है, और ये जो ग्रीन है, सॉरी येलो हैं, ये ओवर वेट हैं, और ये जो ऑरेंज टाइप है ये ओबेस हैं, और ये जो रेड हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीमली मोटे हैं, यानी कि मोटा ओबेस हैं, ये ज़्यादा ओबेस हैं इसके अलावा एजिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक फैक्टर है। द मेटाबॉलिक सिंड्रोम अफेक्ट नियरली 50% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन ओल्डर देन 50 ईयर्स एज, ठीक है, जिनकी 50 साल से एज ज़्यादा है उनमें से 50% जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि उनमें हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी है, एचडीएल का लेवल कम है, और एलडीएल का लेवल ज़्यादा है, ये सारी इनके अंदर मौजूद हैं। एंड मोर देन 60% ऑफ 60 years of age women are more often affected than men, ठीक है, यानी कि वो वोमेन में ये ज़्यादा है। The age dependency of the syndrome prevalence is seen in most population around the world। अब इसकी इशियोलॉजी क्या है, इसकी इशियोलॉजी क्या होता है, इशियोलॉजी को अगर आप डिफाइन करेंगे इसको हम काज भी कह सकते हैं, और सेट ऑफ काज भी कह सकते हैं, और मैनर ऑफ काजेशन ऑफ ए डिजीज, कि किस तरीके से डिजीज होती है उसको हम इशियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आप दे सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड यूनिफाइड हाइपोथेसिस टू डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्यों होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस? जब आप लेते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट मील तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ये होती रहती है, जिसकी इंसुलिन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लिपिड की मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है वो इंसुलिन से ब्लॉक हो जाते हैं, अगर इंसुलिन का लेवल हाई है तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल की डाइजेशन नहीं होती तो उसका लेवल बढ़ता रहता है, तो हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से अगर फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा, डिसलिपिडेमिया हो जाएगा, यानी कि इरेगुलर डाइजेशन हो जाएगी लिपिड्स की, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और वो इंटॉलरेंट हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। शुरू में जो है इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन बाद में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर लंबे अरसे तक जब बढ़ता रहे तो उसको उस डिजीज़ को हम हाइपर टेंशन कहते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस यानी कि इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनका लेवल हाई हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। ये एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, तो इसका लेवल कम हो जाता है, एडिपोनेक्टिन का, इनका लेवल कम हो जाता है और जो बैलेंस है ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड का वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर इशियोलॉजी का बता दें। ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ कि किस मैनर से डिजीज होती है उसको इशियोलॉजी कहते हैं। द मैनर ऑफ अकरिंग द डिजीज इज नोन एज इशियोलॉजी। और द मैनर ऑफ अकरिंग ऑफ डिजीज इज नोन एज इशियोलॉजी। ठीक है सर। और किसी को कोई सवाल है या आगे चलें? कोई क्वेश्चन है? आगे चलें। सर ये बीमारियां औरतों में क्यों ज्यादा होती हैं?
उनका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ज्यादा होता है, वो काम जो है घर में बैठी रहती हैं, टीवी देखती हैं, तो वो उस वजह से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसमें ज्यादा। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिंड्रोम का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस, एक डिजीज की वजह से वो ज्यादा डिजीजेस होती हैं, उसको सिंड्रोम कहते हैं। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलें यार, आगे चलें। जी सर, चलें आगे। हाँ, आगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के डिजीज किस तरह होती है। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिजीज आर के कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। A major contributing to the development of insulin resistance is an overabundance of circulating fatty acid। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग फैटी एसिड हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, रिलीज फ्रॉम एक्सपेंडेड एडिपोज टिश्यूज मास। जो जो एडिपोज साइज बढ़ रहा है इसके ट्राइसैलग्लाइसरोल की डाइजेशन की वजह के ना होने की वजह से उसमें से फैटी एसिड लीक आउट होकर ब्लड में आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड हैं वो उनका ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है। फ्री फैटी एसिड्स reduce insulin sensitivity in muscle by inhibiting insulin mediating glucose uptake। ये क्या करते हैं फ्री फैटी एसिड्स, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी मसल के अंदर कम कर देते हैं। ठीक है, किस तरह कर देते हैं, बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, जो इंसुलिन की अपटेक है वो इनहिबिट कर देते हैं उसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्री फैटी एसिड का एक्शन है कि वो क्या करते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको कम कर देते हैं। किस तरह से, इंसुलिन इनहिबिटिंग इंसुलिन मीडिएटिंग ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, increase level of circulating glucose, increase pancreatic insulin secretion resulting in hyperinsulinemia। ठीक है, तो ग्लूकोज का यार इनकी जो इंसुलिन है अगर वो रेजिस्टेंट हो जाएगी तो क्या होगा, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करेगी। अब ग्लूकोज का तो लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन सारी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर रही। तो होता क्या है, ये जो ग्लूकोज का हाई लेवल है ये और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। इन लिवर फ्री फैटी एसिड, ये तो हो गया मसल्स के अंदर इसका फंक्शन। ठीक है, अब लिवर के अंदर कौन सा फैक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। इन लिवर फ्री फैटी एसिड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड secretion of very low density lipoprotein। तो ये तीन काम कर रही है जो लिवर के अंदर फ्री फैटी एसिड। कौन से कर रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोन्यूजेंसिस के जरिए, या ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि फ्री फैटी एसिड ग्लाइसरोल से मिलेंगे तो ट्राइसैलग्लाइसरोल बनेगा। इसके अलावा secretion of very low density lipoprotein, जो सिक्रीशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका लेवल बढ़ जाता है। वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम वो उसका फंक्शन नहीं हो रहा होता, इसकी डाइजेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो रही होती। The consequences of this are the reduction in glucose transformation to glycogen and increase lipid accumulation in triglyceride। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर होनी होती है लिवर में वो स्टोर नहीं होती, उसकी जगह क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है लिवर के अंदर, और उसका साइज भी बढ़ जाता है, लिवर का साइज भी बाज़ बढ़ जाता है। तो ये तो हो रहे हैं फंक्शन लिवर। मसल के अंदर भी क्या हो रहा है, इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस आ रही है, और इंसुलिन क्या कर रही है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर रही, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, और हाई ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा,
और हाइपर इंसुलिन। लेकिन लीवर के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा कर रहे हैं और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। अब इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट एंटी लिपो लाइटिक हार्मोन। ठीक है। जो इंसुलिन है वो, इंसुलिन अगर है तो लिपिड की डाइजेशन रुक जाती है। इस उसकी वजह क्या है कि जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है उसको जाके वो ब्लॉक करती है और फिर फैट की डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, यहाँ ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है। In case of insulin resistance, the increased amount of lipolysis of stored triglyceride molecule in adipose tissue produce more fatty acid। ठीक है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपोलाइसिस ऑफ स्टोर्ड ट्राइसल्ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस more fatty acid which could further inhibit the anti-lipolytic effect of insulin creating addition lipolysis। ठीक है। इंसुलिन, अब यहाँ पे इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस हो गई है तो वो फिर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा लिपिड की डाइजेशन होगी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिपिड की डाइजेशन होगी और वो ज्यादा फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया एडिपोज टिश्यू विच कुड फर्दर इनहिबिट द एंटी लिपोलाइटिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन क्रिएटिंग एडिशनल लिपोलाइसिस। जब इंसुलिन नहीं होगी यानी कि रेजिस्टेंट होगी तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो इनहिबिट नहीं होगा और ट्राइसल्ग्लिसरॉल की डाइजेशन ज्यादा होगी और फ्री फैटी एसिड जो है वो ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर एडिपोज टिश्यू। तो 3 एरिया में हमने पढ़ाया था, पहले मसल में, दूसरा लीवर में और तीसरा यहाँ पे पढ़ा है हमने एडिपोज टिश्यू। द एडिपोज टिश्यू ऑफ द obesity exhibit abnormality in the production of several adipokines। ये जो साइटोकाइंस होते हैं, इसको अगर वो एडिपोज टिश्यू से रिलीज हो रहे हैं तो उसको हम एडिपोकाइंस कहते हैं, जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जाके करते हैं। दैट मे बी सेपरेटली इफेक्ट द इंसुलिन रेजिस्टेंस। These include the increased production of inflammatory cytokines। ये जो inflammatory cytokines हैं ये मजीद जो है इंसुलिन में रेजिस्टेंस लेके आ जाते हैं। At the same time potentially protective adipokines, जो प्रोटेक्टिव एडिपोकाइंस है या एडिपोनेक्टिन होता है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। ये आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। तो इसमें अगर लीवर के अंदर हमने क्या देखा था कि ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इन लीवर के अंदर बढ़ जाता है और वेरी जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो जाता है, LDL पार्टिकल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो CRP है, इसको हम क्या कहते हैं, CRP को हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है। ये लिवर में बनती है और इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ये ज्यादा करती है बॉडी के अंदर, तो ये भी बढ़ जाती है और ये तो हो रहा है लिवर के अंदर। अब एडिपोज साइड में मैंने कहा था कि फ्री फैटी एसिड ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है वो ज्यादा फर्क करता है और फ्री फैटी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 6 भी बढ़ जाता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी बढ़ जाता है। तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज ये ब्लड में रहेगा ज्यादा। तो अगर तो इंसुलिन काम कर रही है तो वो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन तो रेजिस्टेंस है तो वो इतनी ज्यादा ग्लाइकोजन नहीं बनाएगी, तो उसकी जगह फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फ्री फैटी एसिड आ रहे हैं एडिपोसाइट से और वो ग्लाइसरोल से मिलके ट्राइसल्ग्लिसरॉल बनते हैं। इसके अलावा एडिपोनेक्टिन का लेवल कम हो जाता है और इंटरल्यूकिन का लेवल कम हो जाता है, तो ये फिर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा साइटोकाइन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो गई है और फ्री फैटी एसिड और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये क्या करेंगे, यहाँ पे
कंस्ट्रिक्ट कर देंगे ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है स्लाइड्स के अंदर, ये इधर दिखाए गए हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर सर्कुलेटिंग फैटी एसिड्स और ये जो प्री फैटी एसिड्स, इनमें बस यही डिफरेंस है कि एक प्री है और एक सर्कुलेटिंग है? फ्री फैटी एसिड जब ब्लड में आ जाते हैं तो उनको हम सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड कहेंगे। जब वो ब्लड में आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन है या फिर आगे चलें? यस सर, चले आगे। हाँ जी, अप्रोचेस टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ए केयरफुल हिस्ट्री टेकन इज इम्पोर्टेंट इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। केयरफुल हिस्ट्री क्या होती है कि उसने डाइट कौन सी यूज की है, ठीक है, और उसकी डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। इट मे बी सस्पेक्टेड इफ सिम्टम्स ऑफ एनी ऑफ द component disorder are present, such as increased hunger, thirst, or urination that may accompany hyperglycemia or on medication। ये जो ये बताया कि हंगर क्यों लगती है, इंक्रीज हंगर, जब आपके अंदर डाइजेशन ज्यादा हो रही होगी किसकी, ट्राइग्लिसराइड की, कहाँ पे, एडिपोसाइड के अंदर, तो थोड़ी सी हंगर भी आपको ज्यादा महसूस होती है, प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बढ़ जाएगा, कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी, कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी तो वो यूरिनेशन ज्यादा करेंगी, ठीक है, तो यूरिनेशन ज्यादा होगी तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज टाइप 2 की मेजर सिम्टम्स हैं। Patients reporting a history of hypertension or hypertensive or on anti-hypertensive, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, वो उनका ब्लड प्रेशर काफी अरसे से बढ़ रहा है, तो उनमें ये जो है ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। डिसलिपिडेमिया या हाइपरग्लाइसीमिया जिसको क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया में क्या होता है कि जो ग्लाइसराइड का लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, वो बढ़ सकता है। हाइपर ग्लाइसेमिया वारंट स्क्रीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया है, ये फिर कहता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाना, और हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया क्या है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उनका लेवल नॉर्मल से बढ़ जाना, ठीक है। इस ये बढ़ सकते हैं। ये हाइपरटेंशन जो होती है ये इन फैक्टर की वजह से हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, डायबिटीज टाइप 2 की वजह से हो सकती है। इसके अलावा सिम्टम्स सजेस्टिंग द राइज ऑफ complications such as chest pain और shortness of breath। shortness of breath क्या है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। chest pain due to accumulation of cholesterol और triglyceride in your blood vessel, तो आपके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होती है। मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड केयरफुली, और जिनको ये भी सिम्टम्स हैं उसको भी हम लिंक कर सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ। एज लाइफस्टाइल चेंजेस कैन ameliorate the condition, attention should be paid to the patient's dietary habit and exercise routine so that area for the improvement can be identified।
तो इसमें हम क्या कहते हैं कि पेशेंट्स की जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हम पूछते हैं, उसकी एक्सरसाइज रूटीन पूछते हैं, ठीक है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो फिर हम उसको पेशेंट्स को बताते हैं। Social history is important. A family history should be obtained because genetic may play an important role in metabolic syndrome. अच्छा, जो जेनेटिक का रोल है इसमें आपको एक जीन के चेंज होने में इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, और दूसरा आपका लाइफस्टाइल। तो अगर तो ये आपकी फैमिली हिस्ट्री में आ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज टाइप 2 है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो चिल्ड्रन हैं उसमें भी ये इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जो जीन में चेंजेस आ चुकी होती हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं। इसमें 5 to 10% चांसेस होते हैं, अगर जो भाई बहन के बेटे बेटियां आपस में अगर जो है ना शादी करते हैं ना, तो तब ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप कज़न मैरिज करते हैं, उसमें 1 to 2% चांसेस होते हैं, ये 1 to 2 या 5% तक भी जा सकते हैं ये जो है जेनेटिक डिजीज के। तो अगर आप दूसरे आउट ऑफ फैमिली करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं डिजीज के। फाइनली ए थॉरो रिव्यू ऑफ systems may help to identify the related problems such as menstrual irregularities that can be seen in polycystic ovarian syndrome। जिन फीमेल को ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी इरेगुलर हो जाता है, कभी 35 डेज, 42 डेज, 27 डेज। तो ये जो इरेगुलेटरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से होती है। ये इसने लिंक किया है, ठीक है, इसने एक्सप्लेन किया है कि ये जिस तरह ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है, इसी तरह ये जो फैमिली हिस्ट्री है ये इम्पोर्टेंट है। द मेटाबॉलिक सिंड्रोम में गिव नो सिम्टम, इसमें कोई सिम्टम बाज़ात नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सपेंडेड है, ठीक है, मेल के अंदर मोर देन 100 सेंटीमीटर एंड वुमेन मोर देन 90 सेंटीमीटर, ये जो है ये जो है ओबेस की तरफ आता है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हो सकती है इनको, जिनका बेली साइज, वेस्ट साइज बढ़ चुका होता है। ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड, ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 130/85 mm ऑफ एचजी। तो ये दूसरा, हम ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मेजर करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज रहा है तो हम कहते हैं इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। फिर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इसमें हम एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो इंसुलिन की एफिकेसी है वो कैसी है। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं, आधे घंटे 2 घंटे बाद एक रेगुलर स्टैंडर्ड डोज दे दी, और फिर हम उसका लेवल चेक करते हैं ग्लूकोज का। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एकेंथोसिस नाइजेरियन, ये जो स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लैक कलर के, ये इसकी सिम्टम्स हैं, या एयर आ जाते हैं फेस के ऊपर, इसको हिरशोटिज्म कहते हैं, ठीक है। या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें काम करना छोड़ दिया, पेन होती है उधर, जो दूर के एरिया है जैसे फुट है, उसके फिंगर्स हैं तो उसमें पेन होती है, या वो फिर फंक्शन करना काम कर देते हैं। तो ये जो स्पॉट्स आ जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, कैंथोसिस, ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं, ये हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, या फेस के ऊपर, फीमेल के फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं,
जिसको हेरिस्टिज्म कहते हैं, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसकी ग्लाइकेशन हो जाती है, वो रिस्पॉन्स देना कम कर देते हैं। रेटिनोपैथी, टाइप्स ऑफ डायबिटीज, रेटिनोपैथी, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज, रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल ब्लड वेसल ये होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी में। ठीक है, तो दूसरी में नॉन प्रोलिफरेट में क्या हो जाते हैं कि जो हार्ड हो जाती हैं आपकी ब्लड वेसल, यानी कि इसमें वाटर अकुमुलेट कर जाता है और वो हार्ड हो सकती हैं। हाइपरटेंशन कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना ऑफ द आई। ये अगर हाइपरटेंशन है तो वो आपके रेटिना ऑफ योर आईज को यानी कि हेमरेज काज कर सकता है, ब्लड वेसल टूट सकती हैं, ब्लड लीक हो सकता है। तो अगर ब्लड वेसल रेटिना की टूट गई है तो आपके आईज के खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक रेटिनोपैथी में एक चीज़ रह गई है कि इसमें जो रेटिना है उसके ऊपर उसके अंदर वाटर की डिपोजिशन भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, वाटर की डिपोजिशन भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम होता है। रिडक्टेज ग्लूकोज को सार्बिटोल में कन्वर्ट कर देगा। सार्बिटोल होता है ऑस्मोटिक, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी रेटिनोपैथी काज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। सर आज आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्लड वेसल का स्वेल कर जाना। ठीक है, एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्लड वेसल का स्वेल कर जाना। तो ये रेटिनोपैथीज हो जाती हैं ड्यूरिंग। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीक हम करेंगे आगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।